हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष PM, जो कि आज बात करने आए हैं कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, वो भी 10वीं या 12वीं के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो 10वीं या 12वीं के बाद शुरू हो जाती है। ऑल्दो इसमें पेमेंट स्ट्रक्चर ग्रेजुएशन के बाद वाली नौकरियों के कम रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जितना अच्छा एजुकेशन लेकर जॉब में जाते हैं आपको नौकरी उतनी अच्छी मिलती है। तो 10वीं और 12वीं के बाद भी आप लेकिन जॉब में जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं इस बात को समझता हूं कि कोई बच्चा, कोई इंसान 10वीं या 12वीं के बाद अगर नौकरी पे जा रहा है तो जरूर बात है कि उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उस बच्चे को अब लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, मैं जल्दी पैसा कमाता हूं। क्योंकि आप जितनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण करते हैं, जितना ज्यादा खुद को काबिल बनाते हैं, आपकी नौकरी उतने अच्छे लगने के चांसेस होते हैं और आप उतना अच्छा आगे चलकर लाइफ में तरक्की करेंगे। तो चलिए, खैर वो तो अलग मुद्दा है, पर आज का ये वीडियो का विषय ये है कि आप 10वीं या 12वीं के बाद कौन कौन से सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, उसका पूरा डिटेल क्या है, वो टॉप के गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होगा और मजेदार होगा। इंफॉर्मेशन पूरा भरपूर है, सारा डीप रिसर्च किया हुआ है और ये बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शंस आप अपने लिए भी चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। जनता तैयार है भाई? बता दो जल्दी, हाँ या ना। यार तेरा भला हो, अब मेरा पॉइंटर नहीं काम कर रहा। अब खुल जा सिम सिम, लग जा, कर जा यार काम। अरे यार, चलो खैर, एनीवेज छोड़ो, हटाओ। अब ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ठीक है। हाँ भाई, चलो शुरू करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा बेहतरीन वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे। हियर वी गो। टॉप के 8 गवर्नमेंट जॉब्स 10वीं और 12वीं के बाद जो आप कर सकते हैं या फिर आपको करना चाहिए, इनके साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे, SSC, ये सब बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स हैं इंडिया के, जहां पर रिक्रूटमेंट होता है बहुत बड़े मतलब तादाद में। SSC उसमें से एक है, रेलवे उसमें से दूसरा है, ऐसे बड़े सारे हैं। तो SSC में एक टास्क है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS कहते हैं। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार, दो पोजीशंस निकलते हैं SSC के द्वारा। ये दोनों पोजीशन ग्रुप C के पोजीशंस हैं और इस ग्रुप C के पोजीशन में 10वीं पास होना या इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी आपका रहता है। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ अलाउड है। अब बात किया जाए एज लिमिट, इसमें 18 से 25 साल है MTS के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, और 18 से 27 साल के लिए अलाउड है हवलदार पोजीशन के लिए, जो हवलदार का पोजीशन होता है। इसमें दो ब्रांचेस, मतलब दो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, जो ड्रग्स वगैरह वाले में डील करते हैं ना, वो। तो CBN इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC। क्लियर? ये दोनों जगहों पर हवलदार की जरूरत है और MTS तो हर डिपार्टमेंट में लगता ही है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं ये आपको बता दिया रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब सोर्स प्राइवेट वेबसाइट पे कहीं किसी सरकारी वेबसाइट पे इसका आंकड़ा नहीं था, पर प्राइवेट वेबसाइट के हिसाब से करीबन 36 लाख बच्चे बैठे हैं लास्ट ईयर इस एग्जामिनेशन को देने। 36 लाख। कैन यू जस्ट इमेजिन द मैग्नानिमिटी? भाई कितने ज्यादा बच्चे बैठते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। 36 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो 36 लाख बच्चे इस एग्जाम को देने बैठते हैं। और इससे एक बात और समझ में आती है कि भाई हमारे देश में 10वीं के बाद ही नौकरी करने की आवश्यकता सोचो कितनों को पड़ती है। 36 लाख बच्चे बैठते हैं। 36 लाख में से जो पोस्ट दिए देखा जाए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो 18 से 25 साल में है, जो उनका 6000 पोजीशन है। 732 18 से 27 साल वाले में है। हवलदार का है 1211। टोटल 8000 पोस्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8000 बच्चों का सिलेक्शन होना है और 36 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। परसेंटेज अगर आप निकालिएगा तो ये 2020 उड़ाइए, ये 8 से इसको 3 जीरो को उड़ाइए, 36 लाख है ना, सही है ना? हाँ, 8/36, 8/36 का मतलब होता है 0.2425, मतलब 0.24%। 1% बच्चा भी नहीं सेलेक्ट होगा, एक का 1/4% बच्चा सेलेक्ट होगा। समझ पा रहे हो?
ये खतरनाक लेवल है इस एग्जामिनेशन का, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है खासकर गवर्नमेंट सर्विसेज में, इट्स नॉट इजी। एंड यहां पर पोजीशन कितना छोटा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इट्स नॉट अ वेरी, ऐसा नहीं है आईएएस आईपीएस ऑफिसर का एग्जामिनेशन हो रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, बट सिलेक्शन परसेंटेज इज जस्ट 0.2425% है, ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मेट में एग्जामिनेशन होता है, मतलब दो खंडों में होता है। पहला होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो पेपर 1 जिसको कहते हैं। इस एग्जामिनेशन में जब आप पास करते हैं, इसको रिटन एग्जाम भी कह सकते हो, रिटन में जब आप पास करते हैं तब आपका फिजिकल होता है। तो जब आप ऑनलाइन पेपर दे देंगे तब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाता है, जहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब दौड़ा के भगा के जो अलग अलग काम है वो सब करवाते हैं, किसी से टाइप करवा के जो भी करवाते हैं वो सब। ना मूविंग फॉरवर्ड, अलग अलग है सबका, तो इसलिए मैं एक जनरलिस्टिक नहीं बता रहा हूं। फॉर बोथ एमटीएस एंड हवलदार इसके लिए रहता है, ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है। तो हवलदार पोस्ट में बेसिकली भगाते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज करा के देखते हैं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? आगे उसके बाद यहां पे पेमेंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेसिक पे जो है वो 18,000 से 22,000 के बीच में। बेसिक पे का मतलब क्या होता है, तो जब आपको सैलरी मिलती है सरकार में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें सैलरी के अलग अलग बाइफर्केशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी कहीं 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए में से जनरली 25,000 रुपए या 20,000 रुपए, 20 से 25,000 रुपए आपका बेसिक पे होता है। 40 to 50% ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो आप बेसिक पे अगर 18,000 से 22,000 है, तो मैं अगर 18,000 का आंकड़ा पकड़ू तो आप मान सकते हो कि 18 का डबल मतलब 36 से 40-45,000 रुपए के आसपास की आपकी तनख्वाह होगी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी विद अलाउंसेस 28 से 32,000। अच्छा, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है तो हाँ 32,000 रुपए, मतलब यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह ज्यादा नहीं है, और नहीं इसके ऊपर अलाउंस मिलता है, वही तो। ग्रॉस सैलरी विद अलाउंसेस 28 से 32,000, थोड़ा कुछ ज्यादा होता है जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। तो ये है इसका सैलरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डेट्स की। तो नोटिफिकेशन 26 जून 2025 को आया था अभी, और एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 26 जून से जब नोटिफिकेशन आया। लास्ट डेट अप्लाई था 24 जुलाई, मतलब एक महीना पूरा दिए थे। एडमिट कार्ड अभी रिलीज हो चुका है वैसे, और एग्जाम 1 20 से 24 नहीं, अभी नहीं हुआ है, 20 से 24 अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। ये इस साल का बता रहा हूं, अगले साल वापस 2026 में आएगा, ऐसे ही कुछ इसी के आसपास के डेट्स रहेंगे। क्लियर? अब दूसरा जो है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। तो एसएससी जीडी, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। यहां पर ये भी एसएससी से होता है। अब ये जो कांस्टेबल होता है, ये कांस्टेबल का जो पोजीशन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। जैसे कांस्टेबल बीएसएफ में होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जो बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग करते हैं जो कांस्टेबल्स, वो हुए। फिर यहाँ पे सीआरपीएफ भी होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ मतलब कभी कहीं कुछ ऐसा दिक्कत हुआ, सीआरपीएफ को बुलाते हैं ना, जैसे कहीं कुछ आगजनी हो गई, कोई दंगा भड़क गया, कुछ भी ऐसा, तो सीआरपीएफ की मदद ली जाती है। सीआईएसएफ इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किसी भी शहर में या सारे एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी होती है, जो सारे पुलिस वाले होते हैं, वो सीआईएसएफ के होते हैं। किसी भी शहर में अगर आप चले जाएंगे जहां पर सरकारी कंपनी है, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड लिमिटेड, तो ये सारे जगहों पर जो पुलिस होती है उसको कहते हैं सीआईएसएफ। फिर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, अगेन ऑन द बॉर्डर। आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर पे। असम राइफल्स, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। अब ये सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स आपकी शहर में नौकरी होगी, बट असम राइफल्स आपको फ्रंट पे जाना होगा। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर कांस्टेबल्स को डाला जाता है, और ये भी ग्रुप सी की पोजीशन है। यहां पर 10वीं पास होना आपका एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच में, ध्यान रखिएगा यहां पे 23 साल तक ही मैक्सिमम है। उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट 52.6 लाख, 7 लाख, 52.6, मतलब 2025 में 2025 का डेटा है, मतलब पिछले साल जो था 52 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, 52 लाख, समझ सकते हो। जेई और नीट सब मिला देना तो भी ज्यादा, जेई और नीट से भी ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। अब देखो इसमें पोस्ट कितना है, 52 लाख पोस्ट के लिए 53,690 बच्चा है, मतलब 53,000 मान लेते हैं, 53 लाख पोस्ट मान लेते हैं, तो 53,000, 53,000 पोस्ट फॉर 53 लाख स्टूडेंट्स, मतलब रफली सिलेक्शन परसेंटेज इज 1%, इनफैक्ट 1% से भी थोड़ा कम हुआ, बट 1% मान लेते हैं लमसम। 1% बच्चा सेलेक्ट होगा, मतलब हर 100 में से एक बच्चा, 99 बच्चा नॉट सिलेक्टेड। तो इतना मतलब काफी खतरनाक कंपटीशन है। कंपटीशन किसी भी हाल से आसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो है पेपर 1, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन पे होगा ये। इसमें जो पास करते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप फिजिकली भी फिट हैं, आप दौड़ना भागना जो भी एक्टिविटी देंगे आप उसमें भी अच्छे कर देते हैं, तो फिर फाइनली आपका मेडिकल होगा।
कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तब आपका रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद यहां पर सैलरी की बात की जाए तो एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो जो था उसमें 18 से 56,000 के बीच का रहता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी पे लेवल 21,000 से 69,000, मतलब इसमें ये चूंकि ग्राउंड की ड्यूटी है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। और ये सैलरी स्ट्रक्चर है, इसके बीच में कहीं होगा तो कुछ 50-60,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन का डेट अभी अक्टूबर 2025 में अभी नोटिफिकेशन आना है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा नवंबर में और एग्जामिनेशन होगा जनवरी से फरवरी में, तो आप अभी इसका भर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एसएससी का अब है CHSL कहते हैं इसे, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। CHSL एग्जामिनेशन, एसएससी दो एग्जामिनेशन निकालता है, एक CHSL कहते हैं और एक CGL कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, ये हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं के बाद देते हैं। यहां पर क्या है, दो पोस्ट है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहते हैं इसको, JSA, या फिर DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अभी भी सेक्रेटरीज में सेक्रेटेरिएट वगैरह में AI नहीं आया है, तो वहां पे डेटा एंट्री वगैरह करने के लिए अभी भी लोग रखे जाते हैं। बाकी प्राइवेट कंपनीज में तो AI आ चुका है। ठीक है, एनीवेज, अब ग्रुप टाइप, ग्रुप A नहीं, गलत लिखा हुआ है, ये ग्रुप C है, ग्रुप A नहीं है, ग्रुप C है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कहाँ था, हाँ आगे मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे 12वीं पास होना आपका जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन जो भी है। DEO के लिए इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 12वीं विद साइंस स्ट्रीम और मैथ्स उसमें होना जरूरी है। सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जा रही है, यहाँ पर साइंस प्लस मैथ्स आपका होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट है 18 से 27 साल। ठीक है, और एज लिमिट बता दिया। उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट 30 लाख, लास्ट ईयर का डेटा बता रहा है कि लास्ट ईयर 30 लाख के आसपास बच्चे इसमें बैठे। 30 लाख, कैन यू जस्ट इमेजिन। सोचो JEE देने वाले कितने, 15 लाख, वही 15 लाख इस बार पूरे नहीं थे। नीट देने वाले कितने थे, 20 लाख थे इस बार शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 लाख। सोचो JEE नीट मिला दोगे तब जाकर SSC का अकेला एक एग्जामिनेशन हो जाएगा। और वो भी पीछे वाला जो हम लोग देख रहे थे अभी, कौन सा देख रहे थे जिसमें 53 लाख बच्चा बैठा था, भाई वो सब तो अलग ही है। तो सरकारी नौकरियों के लिए बहुत मारामारी है और 3,000 पोजीशंस है। सोचो, ओ भाई इसका देखा, 3,000 पोजीशंस हैं वैकेंसीज, और इसके लिए 30 लाख बच्चे एडमिशन, मतलब वो क्या कहते हैं, भर रहे हैं फॉर्म। 30 लाख, बाप रे, 0.1%, 1000 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, 1000 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। भाई JEE का तो ये डैडी नहीं, ग्रैंड डैडी लग रहा है मेरे को, दादा लग रहा है ये बाप। भाई साहब, इसमें भी 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होंगे। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड MCQ मतलब रिटन एग्जामिनेशन, इसमें पास हो गए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफलाइन पेन एंड पेपर होगा। ठीक है, तो और इसके दोनों के डेट्स अलग होते हैं। मैंने ये एग्जाम दिया है, मैंने CHSL नहीं दिया था, मैंने CGL दिया था ग्रेजुएशन के बाद वाला। तो अगर इसमें पास हो गए तब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट देने जाना होगा। दूसरा, इसमें भी पास हो गए तब स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप कुछ और हैं LDC हैं तो आपको काम वाम करा के देखेंगे जो भी। तो ये आपका जो काबिलियत जिसके लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है वो आप में है कि नहीं, वो देखने के लिए ये एग्जाम होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सैलरी की अब बात कर लेते हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, इसमें पैसा मिलता है 20 से 63,000 के बीच में। क्लियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर 25,000 से 81,000 के बीच में, बहुत बढ़िया। और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO, अच्छा ये लेवल 5, ये लेवल 4 वाला है, लेवल 5, इसमें 29,000 से 92,000 के बीच में। तो सैलरी मोटा मोटी अच्छी मिलती है, सरकार पैसा काफी देती है, तो इसीलिए सारे लोग पीछे पागल बने हुए हैं भाई। तभी तो 0.1% का सिलेक्शन रेशियो है, तभी भी 30 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं। सोचो ना कितना पैसा दे रही है सरकार, मतलब 50-60 हजार रुपया ऐसा काम का जो आज की डेट में AI कर रहा है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब ये SSC में इस बार जो हुआ है एग्जामिनेशन थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने कोर्ट में कुछ केस वेस लगा दिया है, तो CHSL एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो अभी एग्जाम होने वाला था पर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन 23 जून को आया था। Tier 1 का एग्जाम अक्टूबर में होना था लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया है, अब कब होगा वो पता नहीं। और Tier 2 का एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में शेड्यूल्ड है। क्लियर, तो हर साल जून के आसपास में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगला है ग्रुप C और ग्रुप D का स्टेनोग्राफर। SSC ही है, ग्रुप C और ग्रेड C और ग्रेड D का स्टेनोग्राफर का पोजीशन है। अब ये स्टेनोग्राफर का जो पोजीशन है, ध्यान से देखो, इसमें आपका 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है ग्रेड C के लिए, ग्रेड D के लिए 18 से 27 साल है। ठीक बात। उसके बाद देखो
आपके 3.5 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं स्टेनोग्राफर वाले पोजीशन के लिए। स्टेनोग्राफर मतलब टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये सब। तो ग्रेड सी में 230 पोस्ट है, ग्रेड डी में 1360 पोस्ट है। तो 3.5 लाख और 1500 पोस्ट, 1500 हुआ ना भाई साहब, 1500 पोजीशंस, 15,000 नहीं 1500, और 3.5 लाख को 3 लाख मान लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन में आसान होगा। तुम लोग को ये सब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुमको ये थोड़ा सा आइडिया लगे कि तुम कितने कठिन एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हो। तुम देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, 15 से 30 निपटा 2, तो 1/2 मतलब 0.5, आधा % सिलेक्शन के चांस है, 0.5%, मतलब 200 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो 0.5% है। ठीक है, विकी एक मेल कर दे बेटा, स्क्रीनशॉट लेके एक मेल कर दे मेरे को, harsh.pm@vedantu.com पे, मैं उसको सॉर्ट कराता हूं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा इशू हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी 2 हिस्से हैं एग्जाम के। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि रिटन टेस्ट जिसको कहते हैं, और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब स्टेनोग्राफी, जिस काम के लिए आपको हायर किया जा रहा है उसका टेस्ट लेंगे। स्टेनोग्राफी का मतलब होता है कि वो जो शॉर्ट हैंड जो करते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड बताता हूं क्या है। तो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज पूछेंगे, रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, यही सब पूछेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट। यहां पर होता क्या है, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब का ये समझो कि जैसे मान लेते हैं जज है, ठीक है, तो अभी कोर्ट का केस चल रहा है और मान लो जज साहब ने बोला कि इस केस के मद्देनजर ये कोर्ट इस बात का फैसला सुना, ये कोर्ट इस बात को ऑब्जर्व करती है कि ये बहुत ही जघन्य अपराध वाला केस इसने किया है, आगे चलकर समाज इससे खराब नहीं हो, इसलिए इस इंसान को ऐसी ऐसी सजा सुनाई जा रही है और इसको इसको ये सारे आदेश दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जज साहब बोल रहे हैं तो उनका एक एक बोला गया शब्द वही आदेश है। अब मान लो उन्होंने बोला कि भाई ये सरकार, ये समाज को सुधारने के लिए इसे 7 साल की सजा सुनाई जा रही है। अब वो कोई बंदा तो होगा ना जो बैठ के टाइप करेगा या रिकॉर्ड करेगा, कुछ तो करेगा। और अब तो रिकॉर्डिंग का जमाना है, लेकिन आज से 20 साल पहले थोड़ी रिकॉर्डिंग होता था, नहीं होता था, कोर्ट वोर्ट में तो और नहीं होते थे। तो 20 साल पहले वो जज का एज इट इज आदेश बाहर तक जाए और कुछ गलती ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? इसकी जिम्मेदारी होती थी स्टेनोग्राफर की, क्योंकि स्टेनोग्राफर वो इंसान है जो सारी, कोई भी इंसान बहुत तेजी तेजी बोल रहा है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी लिखता है। देखो ग्रेड सी में क्या होना चाहिए, 100 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में आप 100 वर्ड लिख सकें, 100 शब्द, ये इस बात की चेकिंग करेंगे। ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। तो सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा लिखा है? कोशिश कियो कि 100 शब्द 1 मिनट में लिख दे, कैसे लिखोगे? तो इसकी पूरी पढ़ाई होती है, शब्द पूरे लिखने नहीं होते। जैसे जज साहब ने कहा कि भाई समाज के सुधार को मद्देनजर रखते हुए, अब समाज, और मैं समाज लिखा, इतना समय लगा, समाज के सुधार के मद्देनजर। अब मद्देनजर लिखने में तो लग जाएगी लंका, कैसे लिखोगे? तो यहां पर ना कुछ तरीके होते हैं और वो तरीका सीखने का यही स्टेनोग्राफर का काम होता है। ठीक है, तो समझ गए होगे जॉब क्या क्या है। तो इसीलिए इसमें थोड़े लोग कम भी बैठते हैं। यहाँ पे सैलरी देख लो, बेसिक है 14,500 सी में और डी में 7,600। पे बैंड, पे स्केल, तो पे बैंड पे स्केल जो होगा 9300 से 3400, मोटा मोटी 25-30 हजार रुपए के आसपास इनको मिलता है। ठीक है, ग्रेड सी और ग्रेड डी में थोड़ा कम मिलता है। अब नोटिफिकेशन 5 जून को आया था, एप्लीकेशन 5 जून से शुरू हो गया था, एग्जाम का डेट 6 से 11 अगस्त के बीच में हो चुका है, अगले साल वापस से आएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन रेलवेज। तो मैंने बताया था 2 सबसे बड़े रिक्रूटर हैं भारत में, पहला इंडियन रेलवेज, दूसरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो एसएससी के बारे में बता दिया, अब इंडियन रेलवेज के सारे पोजीशन देख लो, क्योंकि इंडियन रेलवेज में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारा रिक्रूटमेंट आता है। सबसे पहला है आरआरबी। तो इंडियन रेलवेज का जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करती है। ठीक है, आरआरबी जिससे कहा जाता है। अब यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में बड़े सारे पोजीशंस निकलते हैं। जैसे आरआरबी के थ्रू आप पॉइंट्समैन बन सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं, ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मशीन ग्रेड 4, फिर ऐसे करके बड़े सारे असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट लोको शेड, तो बड़े सारे पोजीशंस होते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है रेलवे के बारे में। तो ये इसमें ये जो सारे पोजीशंस हैं ग्रुप डी के हैं। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्या है? तो 10वीं पास आप होने चाहिए, या फिर आप आईटीआई किए हुए हो वो भी चलेगा, तो ये दोनों अलाउड है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो। ठीक बात। अब मूविंग फॉरवर्ड, एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1,08,00,000, क्या बोल दिया मैंने? 1,08,00,000। मेरे को लगता है 10वीं 12वीं के लेवल पे, 10वीं 12वीं छोड़ो,
12वीं के बाद तुम जितने कंपटीशन देते हो, जितने एग्जाम हैं देश में, जेडबलई, नीट, एम्स, फलाना ढिमकाना, वीआईटी, बिट सैट, जो भी एग्जाम जानते हो, सारे एग्जाम में बच्चों की संख्या जोड़ दो, जबकि सारे एग्जाम में बच्चे बहुत सारे कॉमन ही होते हैं, पर फिर भी सारे एग्जाम को जोड़ दोगे तो भी 1 करोड़ 8 लाख नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो क्या क्या बोलबाला है सरकारी नौकरियों का? सोच लो बेटा बहुत ज्यादा है ये तो, 1 करोड़ 8 लाख, बाप रे बाप, देख के तो मेरी हालत टाइट है। 32,000 पोजीशन है, ठीक है। चलो इसको वैसे थोड़ा देख लेते हैं परसेंटेज वाइज क्या बन रहा है। 32,000 इतने पोजीशन है और 1 करोड़, कितने जीरो होते हैं भाई 1 करोड़ में, बताओ? ठीक है, ये 1 करोड़ लिख दिया, 100 से परसेंटेज निकालते हैं। 32,000 पोजीशन, 3 जीरो निपट गए, ये इधर, और 100 से मतलब 0.32%। मतलब भाई 10,000 में से 32 लोग चुने जाएंगे। परसेंटेज देख रहे हो, कहां जेडबलई और कहां ये, मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा समझो। इट इज जस्ट लाइक गेटिंग इनटू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। 0.32% का सिलेक्शन परसेंटेज है, मतलब आप आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं और उस आईआईटी बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। तो अगर अगली बार से कोई रेलवे में सिलेक्टेड बच्चा मिले तो उसको उतनी ही इज्जत दीजिएगा जितना आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस वाले को देते हैं, क्योंकि भाई उतना ही कठिन एग्जामिनेशन निकाल के इंसान जा रहा है यहाँ पे। 32,000, और ये तो सारे हैं, जरूर भाई सरकारी है तो यहां तो सारे जितने दुनिया के रिजर्वेशन हो सकते हैं सब लगे होंगे, समझ रहे हो? तो ये है परिस्थिति भैया, और ये ऑफिशियल डेटा है, नीचे लिखा हुआ ऑफिशियल, मतलब डेटा ऑफिशियल है। इसमें भी 3 फेज का एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब पहला फेज, ये पास कर गए तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और ये भी पास कर गए तो अब आपका मेडिकल होगा, ये भी पास कर गए तो जॉब मिल जाएगी। चल भाई आगे बढ़ते हैं। सैलरी, बेसिक सैलरी 18,000 है, ठीक बात। इन हैंड सैलरी जो है 22,500 से 25,000, इसके लिए इतना जान दे रहे हैं लोग, सही में विश्वास ही नहीं हो पा रहा। वैसे खैर मेरे हिसाब से ये 22 से 25 नहीं, शायद 32,000 रुपए के आसपास है, जो मेरे को अपडेटेड फिगर पता है, 32,000 के आसपास मिलती है। बट स्टिल 32,000 के लिए भी मैं 0.3% सिलेक्शन परसेंटेज वाले एग्जामिनेशन में बैठूं, ओ मागो टुरु लव बेटा, ये नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है। 32,000 रुपए सैलरी मिलेगी तुमको, लेकिन खैर पर्क्स बहुत हैं अनडाउटेडली, क्योंकि रेलवे की जो नौकरी है, रेलवे में आना जाना आपका बहुत हद तक फ्री हो जाएगा, बड़े सारे चीजें हैं, तो वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब yes, the RRB Group D examination scheduled for November 17 to December 2025 has been postponed due to a stay order from Delhi High Court in response to a contempt petition। तो एक पिटीशन डाल दिया गया है कोर्ट में। इस पे भी सरकारी नौकरियों में ये सब बहुत होता है भाई, कि कहीं किसी ने कोई केस लगा दिया और कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं किसी ने केस लगा दिया तो एग्जाम पोस्टपोन होता है। तो यहाँ पे ये नवंबर में शेड्यूल था, बट अभी पोस्टपोन लग गया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है, और स्टे लगा दिया तो ये एग्जामिनेशन अभी नहीं हो सकता। क्लियर? 28 दिसंबर 2024, कसम से पिछले साल बताए थे कि एग्जाम लेंगे, उसके बाद जनवरी में एप्लीकेशन शुरू करवाए थे, ये तो जोक हो गया भाई। अप्लाई ऑनलाइन 1 मार्च, करेक्शन डेट एडमिट कार्ड आ गया 4 दिन अच्छा बिफोर द एग्जामिनेशन, ओल्ड एग्जाम डेट 17 नवंबर था। कसम से 1 साल पहले नोटिफिकेशन दिए थे, 1 साल बाद एग्जामिनेशन होना था, उस पे भी स्टे लगवा दिए, बताओ। एनीवेज चलिए अब बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। ये काफी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे ये सब नहीं होता है कि भैया स्टे लग गया और ये नहीं हुआ फलाना ढिमकाना। ऐसे भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोर्ट के परव्यू से बाहर है, ठीक है। चलिए, तो डिफेंस फोर्सेस में जाने के 2 तरीके हैं, एक है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं इसे, और दूसरा है जेडब्ल्यू मेंस, जो इसकी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। एनडीए से आप आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में जा सकते हैं। जेडब्ल्यू मेंस के जरिए आप आर्मी और नेवी में जा सकते हैं, पर एयरफोर्स में अलाउ नहीं किया गया, या एयरफोर्स में अभी तक कोई तरीका नहीं निकाला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो इसमें मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, जेडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जेडब्ल्यू की तैयारी कैसे करते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये आसानी से नहीं पता चलेगा आपको। इसके लिए तो मेरे को काफी रिसर्च करना पड़ेगा कि जेडब्ल्यू की तैयारी कैसे करते हैं, तो रिसर्च करके लाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी इधर ध्यान देते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही बोर्ड है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, इसमें कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बीच में नहीं घुसती है। ये वो बॉडी है जिसके जरिए आईएएस, आईपीएस के एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट कराए जाते हैं, और देश में जजेस के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं,
तो जितने भी कोविटेड एग्जामिनेशन है जहां पर सरकारी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो सारे तगड़े लेवल के एग्जामिनेशंस यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब यहां से आप जब मतलब एग्जाम जो देंगे और एग्जाम देके जब आपका सब बन गया, बात पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई, तो आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा इंडियन आर्मी में, सब लेफ्टिनेंट का इंडियन नेवी में, और फ्लाइंग ऑफिसर का पोस्ट मिलता है एयरफोर्स में। ठीक है, ग्रुप टाइप जो है ये ग्रुप ए है, क्योंकि ये गैजेटेड ऑफिसर के श्रेणी का पोस्ट है। गैजेटेड ऑफिसर मतलब एक ऐसा ऑफिसर जिसके साइन की बड़ी कीमत है। अगर उसने साइन कर दिया किसी डॉक्यूमेंट पे, मतलब उस डॉक्यूमेंट को सत्य माना जाता है पूरे देश में। वो पूरे देश में एक तरह का वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे आपने कई बार अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स में सुना होगा कि इसको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के लाओ, या इसको ऑथराइज्ड करा के लाओ। तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी गैजेटेड लीगल ऑफिसर, वो यही ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ए के पोजीशंस होते हैं वो। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी इसकी यह है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, कोई भी बोर्ड से चलेगा आर्मी के लिए। परंतु आप जैसे ही एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए, बट आपका पीसीएम होना मैंडेटरी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12वीं में होना जरूरी है। बोर्ड जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। पर ऊपर वाले में, आर्मी में तो कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, बायो वाले भी चलेंगे। एज आपका 16.5 से 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। हर साल उसका नोटिफिकेशन आता है, समझ में आ जाएगा उससे। करीबन 5 से 6 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं। ठीक है, 5 से 6 लाख एग्जामिनेशन में बैठते हैं और 400 के आसपास सीटें हैं इसमें। सारे मिला दिए जाए, एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 12वीं कैडेट एंट्री स्कीम, सब कुछ मिला दोगे तो 400 के आसपास सीट। 400 सीट है, 6 लाख बच्चा है ना। तो 100 से जरा गुना भाग करो, 2 जीरो से 2 जीरो निपटे, 2 जीरो से 2 जीरो एक और 2 जीरो निपटे, 4/60, 1/15। 1/15 मतलब कितना हो गया भाई? 0.0, ओ तेरी 0.06, 0.07। ओ भाई, मेरे को लगता है देश का सबसे कठिन एग्जामिनेशन अगर है तो शायद वो डिफेंस फोर्सेस का ही है। 0.0%, 0.07% का सिलेक्शन रेशियो। ओ तेरी, इतना कम तो मैंने भी नहीं देखा कहीं भी। तुमने देखा भाई? मैंने तो नहीं देखा। मतलब 1% तो बहुत दूर, 1 तो है ही नहीं, 0.1 भी नहीं है, ये 0.07 है कसम से। तो डिफेंस फोर्सेस का तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये सिलेक्शन परसेंटेज तो नेक्स्ट लेवल है, ये अनबीटेबल है। कोई सरकारी एग्जामिनेशन का इतना कठिन नहीं है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 4 प्रोसेसेस से होता है। सबसे पहले आपका रिटन होगा, स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, पेन पेपर होता है। यहां पर ऑनलाइन नहीं आया है, ये आज भी पेन पेपर एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 2 है एसएसबी। एसएसबी को एक तरह का इंटरव्यू भी कहते हैं, पर ये 5 दिन का होता है। इसको स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, सॉरी। 5 दिन का होता है। इसमें पहला दिन का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर आप इस दिन पास हो गए तो आप अगले 4 दिन और रुकेंगे, नहीं तो अगर आप यहां पास नहीं हुए तो पहले दिन ही आपको भगा दिया जाता है। फिर टोटल 5 दिन आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो गए तो फिर आपको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और ये सरकारी इंस्टीट्यूशन पे फाइनल मेडिकल टेस्ट कराया जाता है आपका। मेडिकल भी अगर आपका हो गया तब फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, एक एकेडमी में भेजा जाता है, कॉलेज में। उस कॉलेज में आपको 4 साल पढ़ाया जाता है, 3 साल या 4 साल, जैसा भी आप बीएससी लेते हैं तो 3 साल, 4 साल नहीं तो बीटेक लेते हैं तो 3 साल या 4 साल की आपकी पढ़ाई होती है। ये पूरा पढ़ाई सरकार कराती है, सरकारी खर्च पे, आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। वो 3 साल 4 साल के बाद आपकी नौकरी लगती है। और ये ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल के बाद आपकी नौकरी तब लगेगी अगर आप अच्छे हैं, नहीं, आप पास करते जाइए, पास हो गए हैं तो आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, अब नौकरी लगेगी कैसी? तो नौकरी लगती है आपकी जो पोस्ट मैंने अभी आपको बताया था, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर, उस पे लगेगी। ठीक है, पहला पोस्ट वही होता है। अब स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो जैसे ही आपकी नौकरी लगती है तो नौकरी का पहला साल ट्रेनिंग होता है, तो पहले साल में आपको 56,100 रुपए आपको मिलेगा। उसके बाद 1 साल के बाद सबकी ट्रेनिंग खत्म होती है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग किसी की हुई नहीं, खत्म हुई, ऐसा नहीं, सबकी ट्रेनिंग 1 साल के बाद खत्म होगी। फिर आपकी लेफ्टिनेंट के पे जो पोस्ट रहे, लेफ्टिनेंट मतलब आर्मी में जब लेफ्टिनेंट बनेंगे तो 56,000 से 1,77,000 के बीच का सैलरी रहेगा। तो अब इसके बीच ये तो बहुत वाइड है, तो रफली आप मान के चलिए कि कम से कम अगर सैलरी होगी तो 90,000 होती है, और थोड़ी अच्छी होती है, मतलब अच्छी मतलब कोई रिमोट लोकेशन में आपका पोस्टिंग हो गया, जैसे मान लेते हैं जम्मू कश्मीर पोस्टिंग हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, जो थोड़े डिस्टर्ब इलाके हैं, तो आपका जो सैलरी होता है वो 1.25 लाख रुपए होता है महीने का। ठीक है, वैसे ही सब लेफ्टिनेंट 56,000 से 177 और फ्लाइंग ऑफिसर भी 56,000 से 177, तो सबका सेम रहता है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है
कि ये जो सैलरी रहती है ₹1,00,000 महीना वो तो रहती है, उसके साथ साथ सरकार आपको पर्क्स बहुत देती है। पर्क्स मतलब सबसे पहले आपको अपना घर देगी, घर मतलब आप जहां पे भी रहेंगे वहां पे आपको रहने का जगह देगी, तो वो उसको आर्मी क्वार्टर्स कहते हैं। तो घर होगा आपका अपना आर्मी क्वार्टर, कार होगी आपकी अपनी क्योंकि आप ऑफिसर हैं ग्रेड ए के, वो भी उस कार में डलने वाला पेट्रोल देगी, वो भी सरकार ही देगी। उस कार को चलाने वाला ड्राइवर, वो भी सरकार ही देगी। आपको जो घर दिया गया है उस घर में काम करने के लिए एक नौकर, सर्वेंट, वो भी आपको सरकार ही देगी। और आपको कहीं पे भी आना जाना है काम के सिलसिले से, तो आने जाने का फ्लाइट का टिकट सरकार देती है। और इसके अलावा बड़े सारे और हैं, जैसे खाना पीना वहां पे मेस में होता है। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स। डिफेंस के साथ तो बहुत पर्क्स है। ठीक है, यहां तक समझ गए सारे लोग ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके एग्जामिनेशंस कब होते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया है तो फिर जाना तो बनता है बॉस। तो 10 दिसंबर 2025 को इंडिया का फर्स्ट का नोटिफिकेशन आएगा, 2026 वाले का। 2026 वाले का नोटिफिकेशन 10 दिसंबर 2025। और ये इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो इवन ये डेट्स भी निकालता है कि मैं नोटिफिकेशन किस दिन निकालूंगा, और उसी दिन उसके नोटिफिकेशंस आते हैं। फॉरगेट अबाउट एग्जाम बीइंग डिलेड, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। एग्जाम डिले तो कभी नहीं होता है, इसमें सारी चीजें इतनी सधी हुई तरीके से हैं कि भैया कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब उसका एडमिट कार्ड आएगा, कब उसका करेक्शन, सब चीज लिखी हुई है और एज इट इज वैसे ही होती है। और सालों से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है यूपीएससी, आज तक कहीं कोई धांधलेबाजी नहीं, कभी कोई हिस्ट्री में कहीं आया ही नहीं कुछ। ठीक है, तो 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन भरेंगे। आपका एग्जामिनेशन होगा 12 अप्रैल को अगले साल, और ये साल में 2 बार होता है। तो दोबारा इसका नोटिफिकेशन आएगा 20 मई को अगले साल, और उसका एग्जामिनेशन होगा 13 सितंबर अगले साल। तो ये साल में हर बार दो बार आता है। और कब आएगा 2 बार, ये 1 साल पहले बता दिया जाता है। जैसे अभी 2025 में पता है कि 26 में नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, वैसे ही 26 में ये बता देंगे 27 के बारे में। क्लियर? आगे अब इसमें नेक्स्ट जो है, तो वो तो डिफेंस का हो गया। इंडिया डिफेंस का ये एक आर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो समुद्र की रक्षा करते हैं। तो यहां पर 2 पोजीशंस होते हैं, जनरल ड्यूटी स्टाफ और डोमेस्टिक ब्रांच, डीबी। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में ये जो 2 हैं, तो ये दोनों जगहों पर जो पोजीशन मिलती है उसको कहते हैं नाविक, जनरल ड्यूटी नाविक। ठीक है, अब इनमें अलग अलग इनसे काम कराते हैं। वैसे ही यहां पर भी नाविक है, ये डोमेस्टिक ब्रांच पे ये भी अलग अलग सपोर्ट देते हैं, जैसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट की सामान लाना ले जाना है, शिप में चढ़ाना है, वो सारी चीजें। और ऑफशोर कुक हो गए, स्टीवर्ड हो गए, खाना बनाने के लिए शिप पे, तो वो सारी चीजें ये देखते हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पर एलिजिबिलिटी है कि 12वीं पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से, जनरल ड्यूटी वाले को। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन बोर्ड। यहां पर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होने से काम बन जाएगा। क्लियर? ना मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर 18 से 22 साल के बीच में आप होने चाहिए आपका एज। अगर SC ST है तो रिलैक्सेशन है 5 साल का। यहां पर भी 18 से 20 साल का ही एज है रिक्वायरमेंट। और उसके बाद नाविक जनरल ड्यूटी, ये टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस है। अब इसमें बच्चे कितने अप्लाई करते हैं ये कहीं पे कोई डेटा मिला ही नहीं मेरे को, तो मैं डाल नहीं पाया, बट टोटल पोस्ट है 520 और 50, 570। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहला CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो रिटन एग्जाम जिसको आप कह सकते हैं। फिर अगर ये पास कर गए तो स्टेज 2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, जो और ये इनिशियल मेडिकल। फिर अगर ये भी पास कर गए तो फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और फाइनल मेडिकल टेस्ट हो गया उसके बाद स्टेज 4 इज मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। क्लियर बात? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पैसे की बात करें तो बेसिक पे 21,700 है आपके नाविक जनरल ड्यूटी का, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का भी 21,700 है। मोटा मोटी आप मान लीजिए 40,000 रुपए के आसपास हाथ में, हाथ में नहीं मतलब 40,000 रुपए टोटल सैलरी होगी। अब कट कटा के जो भी 30-35,000 हाथ में आ जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात करें तो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में होगा। स्टेज 1 मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बाद दूसरा मेडिकल, और फिर उसके बाद वो स्टेज 2 स्टेज 3 एग्जामिनेशन होंगे। तो अभी का एग्जामिनेशन तो हो गया, अब अगले साल वापस से नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक बात? अब नेक्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट इंडियन नेवी, SSR इंडियन नेवी। यहां पर इंडियन नेवी का ये पोजीशन है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट है, ग्रुप C का पोस्ट है। क्लियर? अब इसमें क्या क्या चाहिए भाई, देखिए 12वीं पास होने चाहिए, पर PCB से होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 50% नंबर आपके एग्रीगेट आने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और सॉरी एग्रीगेट आना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर आने चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो एज लिमिट 17.5 साल से 21 साल के बीच में ऑन द डे ऑफ एनरोलमेंट। स्टेज 1 का एग्जामिनेशन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको पास कर लिया तो मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर? उसके बाद
कैंडिडेट सेलेक्टेड विल अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिलिका फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर मेडिकल ब्रांच। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई नहीं है, अच्छा लगता है मिला नहीं था, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे 14,000 रुपए, पे मैट्रिक्स 21 से 69,000 के बीच में, और अगर आप मिला लेंगे टोटल तो करीबन 40-50 रुपया आराम से आपको हाथ में मिल जाएगा। क्लियर, ये है सैलरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, इनका भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है, तो अलग अलग स्टेज की एग्जामिनेशन है। मई 25 में एक हो गया, फिर जून 25 और मई 26 में होगा। क्लियर, तो ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन के लिए देख लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट वाज ऑल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था पूरी की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और ये सेशन से आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी कि अब आप क्या कर सकते हैं या क्या करना है। ठीक है, किसी भी और टाइप के वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, और चैनल सब्सक्राइब रखना ताकि ऐसा बेहतरीन वीडियो समय दर समय तुम तक पहुंचता रहे।